हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है बायोलॉजिकल चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर कई मायने में कई क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना जो है सिर्फ इसका जो सिलेबस है वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट रखता है मान्य। हम जो आज करेंगे टिश्यू एंड अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंड, यहाँ पर जो हम करेंगे टिश्यू के बारे में करेंगे और उसके संगठन के बारे में करेंगे कि टिश्यू में कौन कौन से संगठन क्षेत्र होते हैं जो कि उनको एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, साथ में हम बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे, टिश्यू के स्ट्रक्चर, टिश्यू के कैसे उसकी जो है फंक्शन क्या होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो बहुत कुछ और भी चीज़ें जो हमारे लिए इसमें हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसके पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कृपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी कृपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, कृपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Friend, today I have expressed a tissue and other levels of organization. Here is chapter 5th of NIS board and the biological +2. You have just learned that a cell is the fundamental structure and functional unit of the organism, and their bodies of organism are made up to the cells of various shapes and size. Group of similarly cell are aggregate to be collectively perform a particular functions. Such a groups of cells are termed tissue. This lesson deal with there are various kinds of tissue and plant and animal. So after the completing this lesson, you will be able to define the tissue and classify plant tissue, name the various kind of plant tissue, and incorporate their twinicles as a corpus theories and histogen theories, and classify the animal tissue and describe the structure and function of the various kind of epithelium tissue. So describe the structure and function of the various kind of connective tissue and describe the structure and function of the muscular tissue. Describe the structure and function of the nervous tissue. So दोस्तों, ये बायोलॉजी का जो चैप्टर है अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम इसमें उत्तक तथा संगठन के अन्य स्तर के बारे में पढ़ेंगे। और मान लीजिए किसी बच्चे का अगर सिलेबस में उत्तक तथा संगठन के अंदर स्तर है, चाहे वो कोई भी क्लास की हो, वो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, तो उनको भी देखना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये एनआईओएस का ये ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ अपने टॉपिक के हिसाब से जो है लर्न करने की आवश्यकता है कि टॉपिक में आपको गिवन क्या है। अगर ये टॉपिक में है तो इसको बहुत बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, इसमें जो हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे कि कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है जो हम जानते भी हैं। ठीक है, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इसका जो है फंक्शन है, और यह किसी भी जीव के शरीर की विभिन्न आकृति और आकार की कोशिकाओं से बनी होती है। सामान्य प्रकार की कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए समुचित या सुनिश्चित हो जाती है। कोशिकाओं के इस समूह को जो है समुच्चय को ऊतक कहते हैं, और इसमें जो है हम पादप और प्राणी दोनों प्रकार के जो है
कोशिकाओं के बारे में या ऊतकों के बारे में जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ जान जाओगे कि ऊतक क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, ऊतक को हम कितने प्रकार जो है पादप ऊतक उसको कैसे हम वर्गीकृत करें, साथ में जो है ट्विनिक्स कॉर्पस सिद्धांत जो है उसके बारे में भी जान जाओगे, हिस्टोजेनिस सिद्धांत के बारे में भी, ठीक है, प्राणी ऊतकों के वर्गीकरण के बारे में जान जाओगे, ठीक है, एपिथेलियम्स ऊतक के बारे में जानोगे और संरचना और प्रकार के बारे में भी समझ जाओगे, ठीक है, या संयोजिक ऊतक हो उसके बारे में भी, उसका कार्य फंक्शन सब समझ जाओगे, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तो ये सारे चीज़ें जो है इसमें आपके समक्ष रहेगा। तो आपको इस चैप्टर को जो है ध्यान से देखना है और समझना है कि इसमें जो है आपके लिए उपयोगी क्या है। Our first topic is tissue is a what is a tissue? First question in our mind, what is a tissue? When the organs such as stem and root is a plant and stomach, heart and lung is a animals are made up of different kind of tissue. Plant cells, there is stem, roots in a plant cells, and human body is a stomach, heart and lungs is a made up to the different kind of tissue. So a tissue is a group of cell with a common origin, structure and function. Tissue is a group of cell with a common origin and structure and function. Their common origin mean they are derived from the same layers. Detail on the lesson 20 of the cell is the embryo begins of the common origin. There is similar in the structure and here hence perform their same function. Several types of tissue organized to form organs. So example, blood, bone and cartilages are some example of animal tissue. Where is the parenchyma, chlorocyma and xylem and phloem are different tissue present in the plant. This study of tissue is called to the histology. Friend, who is the study of the tissue? It is called to histology. There is important, for example, the simply represent of tissue a group of cell with a similar origin, structure and function is called tissue. Friend, here is a group of cell with a similar origin, structure and function is called tissue. An example, bone and muscle in animal is a meristem is the trips of roots and shoot in the plant. So the plant tissue. First of all, our topic is the plant tissue. The plant tissue is the mainly of two categories. Is a meristematics. G is meritos means dividing and permanent non-dividing. Permanent is a non-dividing. First of all is a meristematics tissue. They are composed of immature or undifferential cells without a intercellular space. The cells may be rounded oval to the prolongous away, leaving and thin valid. Each cell has abounded a cytoplasma and prominent nucleus in it, and vasculars may be a small or absent. So the types of meristematics tissue. There are types apicus meristem. There is a location is the root tips and the shorted tips and function growth in the length of plants and their branches. And intracalyris meristem at the base of leaves, at the base of internodes. And there is a function is the internodals growth is the monocots and growth of leaf, lamina and grasses. And the lateral meristem is the location is the cambiums between the xylem and phloem and the corks cambiums in their cortex of dicot plant. And there is a function is a growth in the thickness of their plant body and secondary growth. Here showing this picture, there are different type developing leaves on show the apical meritons, leaves, lateral board axil of the leaves and vascular tissue of stem and pear. There is the other side is a B, C. There is a right angulars of surface apex and carpus and the cell division. There are apex of meritons and there are perimeral stemmed cells. This is a mature into the vascular tissue, mainly xylem, phloem and the fiber. In this figure, there is a location of the meristematics tissue in a angiospermous plant. There is the three show on this diagram, A and B and C. There is the stem apex of LS and B is the apical meristem and C is the
कैम्बियल स्टैंड यानी लेटरल मेरिस्टेम। Second is a permanent tissue. Here friend, permanent tissue are those in which the growth has stopped either the completely or for their time is began. Cell of tissue, and this tissue may be believed to the dead and the thin walled to the thick walled. And the thin walled is a permanent tissue are generally livings, whereas their thin walled tissue may be a living or dead. So types of permanent tissue is a simple tissue. A simple tissue is made up to the only one types of cell. Common simple tissue are parenchyma, chlorenchyma, and sarcochyma. And second is a complex tissue. A complex tissue is made up to the more than one types of cell working together as a unit. Common example are xylem and phloem. The structure, function and distribution of a simple plant tissue is given table. तो जैसे कि आपको पता है कि ऊतक के बारे में हम पढ़ रहे हैं टिश्यू के बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में एक ही आता है कि टिश्यू होती क्या है, ऊतक किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि विभिन्न अंग जैसे कि पौधे के तने, जड़ें और प्राणियों के अमाशय, हृदय और फेफड़े विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। ऊतक ऐसी कोशिकाओं का एक समूह होता है जिनका हम उद्भव, संरचना और प्रकार सामान्य होते हैं। इनके सामान्य उद्भव का अर्थ है कि वे भ्रूण में कोशिकाओं के एक ही सदस्य से विकसित होती है। इनका विवरण हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य उद्भव के होने के कारण उनकी रचना तो सामान्य होती है और इसलिए वे सामान्य प्रकारें भी करती है। प्रत्येक प्रकार के ऊतक संगठित होकर एक अंग का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। कहते हैं उदाहरण अगर आप देखिएगा तो रुधिर हो, अस्थि हो, उपास्थि हो आदि प्राणियों के ऊतकों के उदाहरण है। जबकि मृतृ, पेरेंकाइमा, श्लेष्मतक, क्लोरेंकाइमा, दारू, जाइलम, पोषण वाहन, फ्लोएम्स पौधे के विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं। ऊतकों के अध्ययन की हम ऊतक विज्ञान या ऑटोप्सी यानी हिस्टोलॉजी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, जो टिश्यू को अध्ययन करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। कभी कभी पीएमटी में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं रहती। अगर आपको समझ है तो ही आप कर पाओगे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हृदय किस ऊतक से बने होते हैं। तभी तो कहता हूँ कि इसको जब तक आप समझिएगा नहीं चैप्टर को, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कौन चीज़ किस चीज़ से बनी है, और इसके लिए समय चाहिए होता है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि आपका जो वीडियो होता है 45 मिनट के पार्टों में बटे होते हैं। दोस्तों, आप 5 मिनट में क्या सीख लोगे? आज लेक्चर भी लगती है, वो भी 45 मिनट का, एक आधा घंटा का लेक्चर होता है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत बातें समझा जाती है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। तो इसको आप लेक्चर की तरह समझिए, समझे। ये नहीं कि इतना मिनट का है, मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। जैसे आपको लगता होगा कि डायरेक्टली इसको ये करके बता दिया जाए शॉर्टकट, तो शॉर्टकट तो ज़िंदगी कहते हैं ना, शॉर्टकट हमेशा होता है खतरनाक ही होता है। ये याद रखना, जो शॉर्टकट अपनाता है उसका हमेशा लॉन्ग कट कट जाती है। इसलिए कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़िए। थोड़ा टॉपिक को अगर आप पीएमटी करना चाहते हो, अच्छे एग्ज़ाम में नंबर लेना चाहते हो, तो उसको हर एक पहलू को समझना ज़रूरी है। आजकल मैंने देखा है बच्चों का सिर्फ एक ही माइंड सेटअप हो चुकी है कि मुझे तो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और याद कर लिया और जाकर लिख दिया और टीचरों ने मुझे पास कर दिया, इतना ही सोच है। किसी के समझ ये नहीं, मैंने आज तक देखा है बच्चों के कि मुझे समझना है, टॉपिक समझना है और टॉपिक समझ के ही मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। जब आपको टॉपिक ही समझ नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा। अगर टॉपिक समझ में आएगा, जो भी मर्जी क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे, चाहे घुमा के दे, चाहे जैसे मर्जी दे, आप उसको करने में सक्षम हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये मत सोचिए कितना मिनट का है, सोचिए कि आपको किससे क्या प्राप्त हुआ, कितना आपने इसको समझ लिया है, कितना आपको अच्छा लगा समझने में। समय को पाबंद आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप समय पर नहीं समझिएगा तो शायद वो हाथ से निकल जाए। तो सोचिएगा नहीं ये बात, आपने ये सिर्फ सोचना है कि आपको समझ कितनी बात आई है और क्या समझ में आई है। अगर वो बात समझ में आ गया तो समझिए कि आपका पीएमटी हो, चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी आप करना देना चाहते हो, सारे आपका क्लियर बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि छोटी छोटी बातें जो मैं बताता हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें जो आगे बताया गया है ऊतक, देखिए उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिनके ऊर्ध्व, संरचना और कार्य सामान्य होते हैं। उदाहरण प्राणियों में अस्थि, पेशी और पौधों में जड़ें और प्रवाह के शीर्ष पर विभाजक यानी मेरिस्टोम ऊतक होते हैं। अब कहते हैं कि पादप ऊतक क्या होती है, यानी पौधों में जो प्लांट टिश्यू क्या होती है। यहाँ पर प्लांट टिश्यू को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक विभाजोतक यानी मेरिस्टोमैटिक्स बताया गया है,
इसमें मेरिस्टोस का मतलब होता है विभाजनशील, अर्थात विभाजन योग्य, यानी जिसको हम विभाजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है अस्थाई यानी परमानेंट, यानी अविभाजनशील, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये दो टाइप्स जो है आपके माइंड में रखना है कि पादप के जो हैं ऊतक दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक्स, एक होता है परमानेंट। तो ये चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती है। यानी पहले वाला जो है मेरिस्टेमेटिक्स, उसको जो है विभाजनशील होती है, यानी इसको विभाजन हम कर सकते हैं। लेकिन जो अस्थाई है उसको हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो अविभाजनशील है, यानी वो परमानेंट है, उसको विभाजन नहीं किया जा सकता। कहते हैं जो पहला है मेरिस्टेमेटिक्स जो है विभाजन तो योग्य, इसमें जो है अपरिव्यक्त एवं अविभेदित कोशिका का बना होता है, जिसमें जो है अंतर कोशिकाएं अवकाश नहीं होते हैं। कोशिका बेलनाकार, अंडाकार और बहुभुज होते हैं। ये कोशिका हमेशा ही जीवित और पतली भित्ति वाली होती है। प्रत्येक कोशिका में जो है प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य और जो स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। कहते हैं इसमें रसधानियाँ छोटे आकार की होती है, अर्थात होती ही नहीं है। देखिए होते हैं तो छोटे आकार की, और नहीं होती तो होती ही नहीं है इसमें। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हम विभाजित ऊतक के प्रकार क्या होता है, क्या इसका है। देखिए इसका प्रकार जो होता है शीर्ष स्थल विभाजक होते हैं, जिसमें जो स्थान कहाँ पाया जाता है, ये जड़ और प्रभव के शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसका कार्य यही होता है कि पौधे की लंबाई और उनकी शाखाओं में जो वृद्धि, सर्वसंधि वृद्धि, एक बीजपत्री में जो घासों में सिर्फ वृद्धि करते हैं, यानी एक बीजपत्री जो होते हैं घास जिसमें एक ही पत्ते पाए जाते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। उसके पश्चात है हमारा अंतवेशी इंटरकैलोरी विभाजक। ये पत्तियों के आधार पर अथवा पशुसंधि के आधार पर पाया जाता है, ठीक है। उसका पशु विभाजक, इसमें जाइलम, फ्लोएम और कड़ के बीच आधा कैम्बिलियम्स पर, यानी कैम्बिलियम्स द्विपत्री पौधों को जो है बिल्कुल कट्रेक्स पर पाया जाता है, यानी द्विपत्री, यानी जिसमें जो पत्ते के जो है शाखाएं बटे होते हैं, उसमें द्विपत्री में ही पाए जाते हैं। इनके जो है पौधे की ऊंचाई और मोटाई में वृद्धि जो है द्वितीय वृद्धि के कारण होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक आवृत्तबीजी पादप में विभाजक का स्थान दिखाया गया है, ये कैसे कैसे जो है विभाजित हुआ है। तो इसमें जो विकासशील पत्तियाँ दिखाई गई है, शीर्ष विभाजक दिखाया गया है, पत्ती के अक्ष में पार्श्व मुकुलन दिखाया गया, तने के संवहन ऊतक दिखाया गया, मज्जापित दिखाई गई है। ये जो है ए डायग्राम दिखाया, बी का डायग्राम में जो आपको दिखाया गया है ऑटोनिक दिखाया गया, कोशिका समकोण एवं शीर्ष के सतह पर विभाजित होता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। कार्पस दिखाया गया है कि जो सभी तलों में विभाजित होती है, और विभाजक कोशिकाएं दिखाई गई है। और जो इसका सी पार्ट है उसमें दिखाया गया है, आपको जो है यहाँ पर देख सकते हो कि एक जो है जालूनुमा बना हुआ है, यानी जो है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा डायग्राम बनाया है, जिसमें जो है संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम, फ्लोएम और रेशे के रूप में व्यक्त होती रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अस्थायी ऊतक, यानी परमानेंट जो है टिश्यू क्या है। देखिए अस्थायी ऊतक वे होते हैं जिनमें वृद्धि या तो पुण्य अथवा कुछ अवधि के लिए रुक जाती है, ठीक है। इन ऊतकों की कोशिका जीवित हो सकती है अथवा फिर मृत्यु, और पतली भित्ति वाली अथवा मोटी भित्ति वाली भी हो सकती है। कहते हैं पतली भित्ति वाले स्थायी ऊतक जो है आमतौर पर जीवित होते हैं, जबकि मोटी भित्ति वाले ऊतक जीवित भी हो सकते हैं अथवा मृत्यु भी हो सकते हैं। उसके पश्चात जो है इसमें अस्थायी ऊतकों के प्रकार, देखिए जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उसको हम सरल ऊतक कहते हैं या सम्मिश्रित ऊतक कहते हैं। तो सरल ऊतक तो यही कहता है कि सरल ऊतक जो है केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। और जो सामान्य सरल ऊतक है जो मृत पेरेन्काइमा, सल्सोकाइमा, क्लोरोकाइमा और धीरे तक यानी सर्कोकाइमा प्रेजेंट होती है, जैसे आगे चित्र में भी दिखाया गया है। उसके बाद सम्मिश्र ऊतक। सम्मिश्र ऊतक जो होती है, सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, और इसके सामान्य जो है उदाहरण दारू, जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। और कहते हैं सरल पादप ऊतकों की संरचना और प्रकार और वितरण जो है हम आगे पढ़ेंगे। हमारे समक्ष जो है एक टेबल है, इस टेबल में जो है हम पढ़ेंगे संरचना, प्रकार और विवरण। तो चलिए देखते हैं कि टेबल में हमें क्या मिलता है। Here is the simple plant tissue. What do you mean to simple plant tissue? There are three types of simple plant tissue: Azaperokaima, Chlorokaima, and Sclerokaima. There is a structure, function, and distribution of simple tissue shown in this table. Their first topic is Parenchyma. This is living dead. It is a living structure, oval and round, thin wall and with a sufficient cytoplasm, and has a permanent and nucleus of intercellular space. Wall made up to the cellulose, and the function
take they make a large part of various organisms. Most plant act as a storage cells, and chlorokymia is carried out of photosynthesis. There is a and their distribution, pit and collective stem and the root, mesophilus of the leaves and endosperm and the seeds, and xylem, phloems and bronchioma is a vascular tissues. Second is a chlorokymia. It is a living cells and the parenchyma containing and chloroplast protein. Their turrets and parenchyma give a radius to be a resided to a plant body, and there is a parenchyma vascular tissue and they're founded. And second is B part is a aerochyma. These are living cells and parenchyma with their large air space of the endocellular space, and they occur in their leaves and the stem of the aquatic plant. The second is a chlorokymia is a gigas mean to the collects glue. There is a living cells and the ignited cells is with the thick primary walls, thickness with the more in the corner of the cells. A second ball materials is a cellulose and satin, and the intercellular space is a present. And especially the many dicot leaves and the green stem occur in the peripheric regions, stem and leaves. And third is Sclerocyma. There is a close is the hardly. There is a five words sclerocymas. There is a first is a hardly. There are dead. Dead plant is a sclerocyma consists of things walled cells wall informally thick within the lesion. And sclerocyma is a mainly the supporting tissue within can be with a standing and the protect their inner things wall cells from the damage. And their fibers occur in the patches and the contain bond in the various part of the stem many plant, and the fiber is a dead material. There is ignited cell with the permanent cell wall of thick within the linings, and same their functions. And there is last is a B part is chlorokites is the dead materials, dead bodies, and they are irregular in the shape, cells ball very thick and making the cell cavity very small. And there is chlorokites, there is occur commonly in the fruits and seeds, but in some leaves in a large membranes. Friend, here show the parenchyma and chlorokyma diagram. There is a very simply is present. They are present of cytoplasma, vasculus, nucleus, think cells, balls, and air space, and several chloroplast. Their structure is a show in the same. There is a parenchyma and chlorokyma. Friend, here a chlorokyma tissue. There is a various type of simple tissue in here. There is a two tissue is present here 5.3 and 5.4. There is the same structure thickness ball at the corner of the cells. A thick cellulose ball is here and the large vasculus. The signified is secondary wall thickness and variable. Empty lumens no livings contains and not intercellular air space present of here. The diagram is show of totally their parenchyma, chlorokyma. दोस्तों हमारे समक्ष जो है सरल पादप उतक। देखिए सरल पादप उतक क्या है। कहते हैं सरल पादप उतक तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है मुद्रितक। मुद्रितक यानी मुद्रित प्लस उतक से बना, जिसको हम प्रोकाइमा कहते हैं। ये एक तरह से हरित उतक होते हैं जो क्लोरोकाइमा, वित्तकाइमा और वायु प्लस उतक यानी इनोकाइमा से बने होते हैं। उसके बाद है श्लेषोतक यानी श्लेष प्लस उतक यानी क्लोरोकाइमा। उसका दृढ़ उतक यानी दृढ़ प्लस उतक से बना होता है, जिसका अर्थ होता है स्क्लेरोकाइमा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जाता है कि अगर जैसे कि हम टेबल में अभी देखते हैं तो इसमें हमारे जो है सरल उतक की संरचना, कार्य और विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा समझ होता है मुद्रित यानी प्रोकाइमा। प्रोकाइमा जो होती है ये जो होती है क्या होती है, सजीव होती है, जीवित होती है, लिविंग होती है। और इसकी संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार होती है, अंडाकार अथवा गोलाकार होती है, पतली भित्ति वाली होती है, जिसमें जो है प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें सुपष्ट और केंद्रक और अंतर कोशिका अवकाश होते हैं। इनकी भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। इसका कार्य जो होता है, इसमें अधिकांश पौधों में विभिन्न अंगों के बड़े बड़े भाग बने होते हैं। ये भंडारण कोशिकाओं की तरह कार्य करते हैं। क्लोरोकाइमा में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो है संपन्न होती है और ये एक तरह से स्थित हुआ करते हैं। और विवरण अगर आप देखना चाहो तो विवरण में यही बात दिया गया है कि स्तंभ और जड़ जो है प्रत्यों और बिस्कुट यानी कंट्रैक्ट्स बने होते हैं। पत्तियों का मध्य पर्ण और मीजोफिल पाए जाते हैं। बीज का अंत बीजाणु एंडोस्पर्म पाया जाता है और संवहनी ऊतक में जो जाइलम फ्लोएम प्रोकाइमा पाया जाता है।
इसको जो है दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, हरित ऊतक यानी क्लोरोकाइमा, ठीक है, ये सजीव होती है, और दूसरा जो है वायु ऊतक यानी एरोक्लोकाइमा, इसमें भी ये सजीव प्रेजेंट होता है। कहते हैं ये हरित लवक युक्त यानी क्लोरोप्लास्टम है और बड़े आकार के जो है वायु अवकाश अथवा अंतरकोशिकीय स्थान वाला प्रोकाइमा पाया जाता है। इसी कहते हैं प्रोकाइमा पादप शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। ये जो जाइलम और फ्लोएम जो है प्रोकाइमा में ही रहती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके बाद श्लेषो ऊतक यानी क्लोरोकाइमा, ठीक है, जिसका जीके से कलेक्शन मतलब है गोंद, यानी आप कह सकते हो गोंद ही है इसका। ये सजीव होती है। कहते हैं दृढ़कृत और दृढ़ कोशिकाएं जिनकी प्राथमिक भित्तियां मोटी होती है, मोटाई कोशिकाओं के कोने में अधिक होती है। भित्ति पदार्थ सेलुलोज और पेंटिकट का होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं पादप शरीर को जो है यांत्रिक आलंबन प्रदान करते हैं और विशेष रूप से द्विपत्री पत्तियों और हरे स्तंभों को बने होते हैं, यानी द्विपत्री में जो होते हैं ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है। स्तंभों और पत्तियों के प्रदेश क्षेत्रों में भी पाया जाना इसके विशेषता माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है तीसरा दृढ़ यानी स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा जो है ग्रीक स्क्लेरो यानी कठोर, दृढ़ रेशे, दृढ़ और कोशिकाओं इसके रहते हैं। कहते हैं सारी चीज़ें जो होती है मृत अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि इसको एक विशिष्ट और एक सुचारू बनाता है। यह ऊतक मोटी भित्ति वाली ऐसी कोशिकाओं का बना होता है जिनकी भित्ति लिनकोन से सामान्य रूप से मोटी होती है और नुकीले छोर वाली जो है प्रदीप्त कोशिकाएं होती है। भित्तियां मिलेंस जमा होने के कारण मोटी होती है और जो वेडोल कोशिकाएं कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी, जिसके कारण कोशिका गुहा बहुत छोटी पाई जाती है। ग्रंथ मुख्यतः जो है आधार प्रदान करता है, जो कि दबाव को सहन कर सकता है, और भीतरी पत्ती जो है भित्ति वाली कोशिकाओं को जो है क्षतिग्रस्त होने से बचाता भी है। अब कहते हैं इसके रेशे अनेक पौधों में स्तंभ के विभिन्न भागों में खंडों अथवा अविच्छिन्नित पट्टियों के रूप में पाए जाते हैं। दृढ़ कोशिकाएं सामान्य फलों और बीजों में पाई जाती हैं। कुछ पत्तियों में जो बड़ी संख्या में भी पाई जाती है, जो इसकी विशेष में से एक है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, आप यहाँ चित्र को भी देख के समझ सकते हो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ये जो पहला जो हमारा प्रोकाइमा का है, दूसरा जो है क्लोरोकाइमा का है, यानी विद्युतमय होती है। इसमें जो है काफ़ी कुछ जो होते हैं सामान्य ही पाया जाता है, जैसे कि कोशिका द्रव्य, ऋतिकाएँ, केंद्रक, पतली कोशिका भित्ति और वायु अवकाश, और बहुत से जो होते हैं इसमें हरित लवक भी पाया जाता है, जो इसको एक इम्पोर्टेंट बनाता है। इसमें जो बताया गया है विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक, देखिए इस दूसरा डायग्राम जो है वो भी इम्पोर्टेंट ही है। इसमें भी आप देखोगे कि काफ़ी कुछ जो है सिमिलरिटी दिख रहा है। कोशिकाओं के जो कोने पर मोटी भित्ति पाई जाती है, जहाँ तहाँ पतली सेलुलोज भित्ति पाई जाती है, बड़ी ऋतिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें मोटी परिवर्तनशील लगनी युक्त दृढ़ भित्ति पाया जाता है और एक लिनसोन अवकाश को जीवित पदार्थ नहीं सामान्य ग्रत पाया जाता है। कोई अंतर कोशिका वायु अवकाश नहीं होते हैं, तो ये काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। उसके बाद दोस्तों जो हम पढ़ेंगे आगे सम्मिश्र ऊतक के बारे में, और इसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसको क्या है। The next topic is complex tissue. Friend, what do you mean to the complex tissue? Complex tissue are mainly of two types of xylem and phloem. Xylem and phloem is important for the plant tissue. There is xylem and phloem for the continuity system inside a plant that is form their roots through their stem and the leaves. They are known as the vascular tissue and form the vascular bundle in the roots and stem. The xylems, a Greek xylo, it means wood, and xylem is a conducting tissue which is the conduct of water and salt upward from the roots to leaves. And xylem is compared to the trachocard and the vasculus fiber and xylem's procaima, shown in this picture. And second is a phloem. Phloem too is the conducted tissue which is the conduct the metabolites of food for the synthesis in the leaves of different part of plant. The phloem is a composed of Swiss tissue element, composition cells, phloems, fiber and phloem procaima. Showing this a figure, the structure and the function of the complex plant tissue is given table. So here show the structure and function of the component of the xylem and phloem. There is xylem is the trachoids. There is the dead is the dead part, the long cell with the pointed end and wall thick with their lesion. They are poured on their walls. Their function to the all, mean tracheus, vasculus and xylem's fiber. There may same function
all of them is a function as a unit to be a contact of water and mineral of both from a root to the leaves. They basically say dead part their cells shorter and broader than to the traces wall things within the line, and they have a spore end was open and their cells joined to for the long tube. And third is xylem fiber, their dead part, the long cells with a very thin ligands deposition on their walls, no spore on their walls, and small things walled to cell with. And xylem parenchyma is a living shell and cellulose wall. And secondly is a phloem. Phloem is synonymous to the living part, they are ignored the series element joined to the form with their tubes and cells walls of the cellulose. And walls of the cells is having formations of them which give them to the names. There is all are same function, all of them the function are their unit of transculate of food assimilation in their list by photosynthesis to the different part of plant. The second is a compositions of cells and the living and the long rectangular cells association with the wheels and the cells balls are made of the cellulose. And the third is a phloem fiber, the dead part, the very long cells with the thick lignified of walls. And fourth is a phloem parenchyma. There is a living cells, ignored cells walls is made of the cellulose. Here show the various types of complex tissue. There is the xylems, vascular traces and fiber. There is the same or multiformation of plate and plates. There is a cell plates, and other side is the parenchyma, cells tubes and cells plate. The exam time, the examiner asking the question for this topic. There is important topics of various type of complex tissue. There is a favorite for the examiner. The theories of explaining growth of plant at the short apex and the root tips. There are two important theories that explain the growth of plant as a stemmates is a short and the root. These are their tunicus carpus theories and their histogen theory. Friend, the tunicus carpal theory. Tunica is a carpus theory was developed for the vegetative shoot apex. According to this theory, there are two zones of tissue in the apical meristem, and the tunica is a tunis means cover, consist of one or more layer of peripheral layers of the cells, and their corpus is a body or marks of cell enclosed by their tunica. According to the theory, different plants and the rate of the cell division and the method of growth in the apex set apart two regions. The layer of tunica show in the anticlinics and appendiculars of peripheral of division and varying about the surface growth. In the carpus, cell division in the regulate and at the various plant resulting in the growth in a volume of the marks. A tunica gives to rise to there is epidermis and the cortex. Carpus give rise to be endodermis and pericycles with and their vascular tissue. The histogen theories are, according to this theory, the apicus meristem of the stems or root are composed of small marks of the cell which are all alike and are divided faster. Mesostomatic. There are mesostomatic cells formed to the perimestomes and which are differentials into the three zones. Is the dermatogens, peribellums and the peroroms. And every zone is a construct of group of initial is called to the histogen, the tissue builder. There are three is their dermatozones give the rise to the epidermis of stem and epiderma of the root. And secondly, the perivellums and the middle layer give rise to a cortex of stem and the root. And pheromones is a give rise to be a central meristomatic region of pericycles with and their vascular tissue. Classify of plant tissue at the glance. Plant tissue as a meristomatics and permanent tissue, and here is the meristomatics, the apicus, intercalculus and laterals, and there is the permanent tissue is divided by simple and complex tissue, and simple tissue is divided by the parenchyma, chlorochyma, surochyma, and complex tissue is divided by the xylem and phloem. जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है समृद्ध ऊतक होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आता है। कहते हैं इसमें जो है दो पार्ट पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम्स, ठीक है, जो हम आगे भी समझेंगे इसको डायग्राम फ्लो डायग्राम देख के, जिसमें आपको और भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। इसमें समृद्ध ऊतक जो है प्रधान दो प्रकार के होते हैं, दारू यानी जाइलम
और पोषक वाह यानी फ्लोएम। कहते हैं जाइलम और फ्लोएम पौधे के भीतर अथवा जड़ों से लेकर स्तंभ और पत्तियों तक एक अभिसंधित तंत्र बनाते हैं। इन्हें संवाहनी यानी वेस्कुलर ऊतक भी कहते हैं और ये जड़ों एवं स्तंभों के भीतर संवाहनी बंडलों के रूप में विद्यमान होते हैं। कहते हैं उसके बाद जाइलम जो है, जाइलम का मतलब होता है ग्रीक एक्सलो यानी दारू या कस्ट काट कहते हैं। जाइलम एक संवहन ऊतक माना जाता है जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल और लवणों का जो है संवहन करती है। देखिए दोस्तों, जाइलम का काम जो होता है जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल और लवणों का क्या करता है, ये पहुंचाता है यानी संवहन करता है, जो इसको विशिष्ट बनाता है। जाइलम जो है होता है ट्रैकोडो वाहिकाओं और रेशों और दारू मत को जो है द्रुत को जाइलम प्रोकाइमा का बना होता है। उसके बाद फ्लोएम जो है, फ्लोएम का मतलब होता है पोषण वाह यानी पोषण के वाहन का मतलब समझ सकते हो, जो पूरे प्लांट को पोषण करता हो यानी सबको न्यूट्रिशन देता हो। तो यही बात जैसा नाम से ही पता लगता है, इसको फ्लोएम भी एक संवहनी ऊतक है जो पत्तियों में संश्लेषित भोजन को पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कार्य माना जाता है। फ्लोएम भी एक संवहनी ऊतक है जो कि पत्तियों में संश्लेषित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। कहते हैं फ्लोएम जो है संचालित नालिकाएं अवयव जो है सच्चर यानी सकी कोशिकाएं और फ्लोएम रेशे फ्लोएम प्रोकाइमा का बना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है इनके कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं जिससे आपको समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा कि वाहिकाएँ क्या होते हैं, ट्रैकेट क्या होते हैं और रेशे किस रूप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका नामांकन चित्र जो है याद करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर जब प्रैक्टिकल होती है तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। इसलिए देखिए दोस्तों, ये डायग्राम जितना अच्छे से याद रहेगा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, उतना ही अच्छा से आप एग्जामिनर को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे डायग्राम भी बनवाए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। आगे जो है जैसे कि हमने इन जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है, तो इसको जो है विस्तार पूर्वक जाइलम फ्लोएम के संरचना और कार्य के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हमारा आता है जाइलम। जाइलम में देखिए दो पार्ट को यहाँ दर्शाया गया है, ट्रैकिडो और वाहिकाएँ। दोनों के दोनों जो होते हैं मृत अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि इसकी जो है मृत और सजीव में पाया जाता है। उसके बाद संरचना में आप दोनों को देखिएगा, ये नुकीले छोर वाली लंबी कोशिकाएँ भित्ति ग्लैंड और जो कारण मोटी और जो भित्तियों के रंध्र होते हैं। ट्रैकिडो की तुलना में जो मुकाबले में कोशिकाएं छोटी और चौड़ी होती है और लीलन के कारण जो है भित्तियाँ मोटी हो जाती है। कार्य जो होता है इसका, कार्य जो होता है दोस्तों यही होता है कि ये सभी मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हुए पानी को जोड़े से लेकर ऊपर की तरफ पत्तियों तक पहुंचाते हैं, यानी जड़ों से लेकर जो है ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना ही इन सब का काम होता है। चाहे वो वाहिकाएँ हो या ट्रैकिडो हो, सबका यही काम होता है। लेकिन ये सब जो होते हैं मृत अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट बनाता है। साथ में जो है इसका जाइलम रेशे भी होते हैं और जो है जाइलम प्रोकाइमा भी होते हैं। इन सब का जो है जो जाइलम रेशे होते हैं वो भी मृत अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम प्रोकाइमा जो होता है सजीव होता है। तो इसमें यही बात होता है, रंध्र होती है जिसमें अंतर्भूतियाँ खुली हुई होती है और कोशिका परस्पर जुड़कर एक लंबी नाली बनाती है। लंबी कोशिका जिनकी पत्तियों पर झिल्ली का बहुत छोटा यानी मोटा जमाव होता है, भित्तियों का रंध्र नहीं होते, यानी ये अंतरंधित होती है। जाइलम प्रोग्राम जो कि सजीव होती है, इसमें छोटी पतली जो होती है भित्ति वाली कोशिकाएं जो होती है भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम तो आपको पता ही होगा कि भोजन जो है विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो इसके भी कई पार्ट होते हैं जो इनके कार्य में सहायता करते हैं। सबसे पहले तो है चालनी नालिकाएँ, यानी ये सजीव रूप में पाया जाता है। इसका यही काम होता है कि दृढ़ चलानी कोशिकाएँ परस्पर जुड़कर चलनी नालिका बना होता है और कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कोशिकाओं के अंत भित्तियों पर जो है छिद्र होते हैं और इन कारण इन्हें यह नाम चालनी दिया गया है। ठीक है, इन सब का अगर कार्य देखिएगा तो एक ही है, चाहे वो सहचर हो या फ्लोएम रेशे हो या चाहे नालिका है, सबका एक ही कार्य होता है। ये सभी मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने भोजन को पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही इन सब का जो है दायित्व और कार्य होता है। उसके पश्चात जो हमारा है इसमें सहचर साकी कोशिका, देखिए ये सजीव रूप में पाया जाता है और इनका जो है चलनी कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई लंबे आकार के आयताकार कोशिका यानी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद है फ्लोएम रेशे जो कि मृत पाया जाता है। इसमें देखिए जो फ्लोएम रेशे वो मृत पाया जाता है। ठीक है, किसमें, फ्लोएम में। और जाइलम में जो था जाइलम प्रोकाइमा जो होती है वो जीवित होती है। तो ये सारे जो है पीएमटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन जो है इसमें फ्लोएम
जो फ्लोएम है उसमें कौन जो है मृत अवस्था में पाया जाता है। तो फ्लोएम रेशे जो होते हैं मृत अवस्था में पाए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जाइलम में जो है कौन सी है जो आपके सजीव अवस्था में पाया जाता है, कि सब इसमें मृत अवस्था में पाया जाता है। तो एक्सेप्शनल केस तो यही हुआ ना कि जो जीवित होते हैं। तो जो जाइलम प्रोकाइमा होते हैं वो जीवित अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन जो है वहाँ पर पीएमटी में बनता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब बातें रखता है। तो फ्लोएम रेशे जो होती है मृत अवस्था में पाया जाता है, जो कि बहुत लंबी कोशिका जिनकी भित्ति मोटी जो ग्लूनित यानी ग्लोफाइटा होती है। फ्लोएम प्रोकाइमा जो होती है सजीव होती है, लंबी कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की ये बनी होती है। अब यहाँ पर जो आ गया है पौधे के प्रौशिष्ट और जड़ के शिखर पर होने वाले पादप वृद्धि के सिद्धांत। देखिए यहाँ पर दो तरह के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। प्रो और जड़ के सिरों पर होने वाली पादप वृद्धि को समझने के लिए दो प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। ये सिद्धांत है टॉनिका कार्पसवाद यानी टॉनिका कार्पस थ्योरी, और दूसरा है उत्तकजनवाद यानी हिस्टोजेन थ्योरी। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है टॉनिका कार्पसवाद, यानी इसमें यह बात बताई गई है टॉनिका कार्पसवाद का प्रतिपादन जो है कार्य प्रवाह शिष्य के लिए किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है शिष्य स्थल यानी विभाजक में ऊतकों के दो क्षेत्र होते हैं। एक टॉनिका क्षेत्र यानी टॉनिक मतलब आवरण, जिसमें कोशिका एक या अधिक परिधित परतों में जो है व्यवस्थित होते हैं, और कार्पस क्षेत्र जो होते हैं कार्पस सहित या पिंड जो कोशिकाओं की एक सहित या पिंड के रूप में होती है तथा टॉनिका के चारों तरफ से जो है ढका होता है। इस बात के अनुसार शीर्ष पर होने वाली वृद्धि की दरें एवं विधियां उसे अलग अलग दो क्षेत्रों में बांट देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। ठीक है, इसमें जो कहते हैं टॉनिका की जो परतों की कोशिकाओं में जो है उपनीतिक यानी आर्टिकुलर क्लिनिक्स अर्थात परिधि में अलंबन बनते हुए विभाजन होता है, और इसी के कारण उनमें सतही वृद्धि होती रहती है। कार्पस में जो है कोशिका विभाजन अव्यवस्थित रूप से और विभिन्न समतलों पर होता है, जिनके कारण सतह के आयतन में वृद्धि होती रहती है। कहते हैं टॉनिका से जो है अधिक त्वचा यानी एपिडर्मिस और वेकुट कॉन्टेक्स का निर्माण होता है। कार्पस के अंत त्वचा यानी एपिडर्मिस, परिधम यानी पेरिसाइकल, मज्जापथ और जो संवहनी वेकुलर ऊतक के निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात इसमें कहा गया है कि उत्तकजनवाद यानी हिस्टोजनवाद। देखिए हिस्टोजन का भी अपना एक महत्व होता है पौधों में। कहते हैं इसके बाद के अनुसार स्तंभ और जड़ों के जो है शीर्ष स्थल विभाजक कोशिकाओं की छोटी छोटी के बने होते हैं। ये विभाजक सभी सदृश होते हैं और तेजी से वृद्धि भी करते हैं। ये विभाजक कोशिकाएं विभाजित होकर प्राकृतिक विभोजक बनाती है, जो कि 3 क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। एक होता है त्वचा जनन यानी डेमोप्रोटोजन, और बिल्कुलोचन यानी पेरीविलियम्स, और जो है रमभजन यानी प्लेरिडोम्स में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक क्षेत्र जो है परंभोकों को एक अलग अलग समूहों का बना होता है, जिन्हें हम ऊतकजन यानी ऊतक निर्माण कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है त्वचा जंस स्तंभों को अधिक त्वचा यानी एपिडर्मिस का, और जो है जड़ों को जो है मूल्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के निर्माण करता है। कहते हैं वेलिकुटर्स जो है मध्य सतह स्तंभों और जड़ों को जो है वेलिकुटर यानी कॉन्ट्रैक्स बनाता है। कहते हैं रत्नभंज केंद्रीय विभोजक क्षेत्र और परिदेश मज्जा और जो है संवहनी ऊतक का निर्माण करता है। अब यहाँ डायग्राम में जो है एक बात इंपॉर्टेंट दर्शाई गई है कि इनको कैसे आप जो है याद बहुत आसान तरीका से कर सकते हो। तो डायग्राम में जो है बिल्कुल साफ और क्लियर समझाने की कोशिश किया गया है ये। ठीक है, पादप ऊतकों के वर्गीकरण की एक झलक, यानी पादप ऊतक दिया गया है हमारे समक्ष, उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक आपको पता है विभोजक में बांटा गया था, एक स्थायी ऊतक में बांटा गया था। विभोजक जो था इसमें शीर्ष स्थल था और पार्श्व था, यानी 2 भागों में बांटा था। लेकिन उसके बाद जो था अस्थायी ऊतक जो है कई भागों में विभक्त हो गया था। अस्थायी ऊतक जो है 2 भागों में बढ़ता है, एक सरल ऊतक और एक जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी एक तो था सिंपल टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी सम्मिश्र कहते हैं यहाँ पर। और इसका सरल जो था 3 में विभाजित हुआ था, प्रोकाइमा, क्लोरोकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, यानी मृतक, श्लेषोतक, द्वितक। और जो इसमें जो है मिश्रित जो थी टिश्यू और दारू और जो पोषण वाह में परिवर्तन हुआ, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये प्लांट एनिमल्स के हर एक पार्ट के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, समय बहुत ही विचित्र है। कहते हैं आज समय ऐसा बन गया है कि इंसान जो भी चाहे करना संभव नहीं रहता है।
लेकिन जो मेहनत करता है वो जरूर कामयाब होता है। यही विश्वास के साथ जो है हम अगले बी पार्ट में मिलेंगे। बी पार्ट में जो है और भी हम जानेंगे, ठीक है, एनिमल प्लांट के बारे में कि एनिमल में कौन कौन से पार्ट जो है कार्य करती है। तो आप लोग इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और बी पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि बी पार्ट नहीं देखिएगा तो ए पार्ट अधूरा रह जाएगा। क्योंकि ये तो प्लांट का था, अब जो है हम एनिमल के बारे में करेंगे कि एनिमल में क्या क्या खासियत होती है और उनका क्या विशेषता होती है। तो हम दोस्तों बी पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। आप इस तरह से त्रिपाण स्टडी सेंटर को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना आप त्रिपाण स्टडी को बढ़ाइएगा उतना त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके समक्ष जो है हाई क्वालिटी के साथ उपस्थित होगा। क्योंकि कहते हैं हमारे पास सुविधा की कमी है, इस वजह से जो है आवाज भी आपको गूंजता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।